हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल यादव और ये है आपका अपना चैनल सर ट्यूटोरियल। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है भारत इज़ माय होम। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में बात करेंगे, जिनका जो जन्मतिथि है जो कि 5 सितंबर है, उसे हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया और शिक्षा में किस तरह उन्होंने योगदान दिया, वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक और जानकारी है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के प्रेसिडेंट थे और कब से कब तक थे? 1962 से 1967 तक। चैप्टर शुरू करते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दी लैंड। अब ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शब्द हैं, और जब उन्हें इलेक्ट किया गया और प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने कौन से शब्द बोले या किस तरह से अपने इमोशंस उन्होंने व्यक्त करे, देखते हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर मुझे चुनकर मेरी जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उससे मैं अभिभूत हूँ। ये जो वर्ड लिखा है ओवरवेल्म्ड, इसका अर्थ होता है अभिभूत। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति पद पर एक ऐसी मानसिक क्षमता, विद्वता और अनुभव का भंडार लेकर आए जो शायद ही कहीं और मिले। मेंटल इक्विपमेंट का अर्थ क्या है? मानसिक क्षमता। डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्वता, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का भंडार, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा था और बहुत ज्यादा अनुभव था। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित अपने जीवन काल में, यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस लिए लगा दिया था? नॉलेज और ट्रुथ के लिए, यानी ज्ञान और सत्य के लिए। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। उन्होंने भारतीय दार्शनिक चिंतन और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता के सामने लाने और समझने के लिए संभवत किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक कार्य किया था। स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्यों, यानी कि जितना काम उन्होंने किया था शिक्षा के लिए, सत्य के लिए, नॉलेज के लिए, उतना शायद ही कोई और व्यक्ति कर सकता था। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और स्वयं भी सभी मनुष्यों के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। ह्यूमैनिटी, मानवता, और एसेंशियल, मूलभूत, यानी कि जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, यानी कि इंसान को इंसान समझना या ह्यूमन को ह्यूमन समझना, उसको उन्होंने समझना कभी भी नहीं छोड़ा। और जब जब जरूरत पड़ी तो जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। किसके लिए? मानवता के लिए। डिग्निटी, जस्टिस, सम्मान और न्याय। डिग्निटी का अर्थ होता है सम्मान और जस्टिस का होता है न्याय। The process of its constant renewal is, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं प्रार्थनापूर्ण, विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से इस पद पर आसीन हो रहा हूं। और उन्होंने इस बात की पूरी गारंटी दी कि जिस पद पे वो जा रहे हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट बने थे, तो पूरी तरह वो डेडिकेशन, यानी कि डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे। और ह्यूमिलिटी, विनम्रता, यानी कि विनम्र रहेंगे अपने काम को लेकर के, यानी कि पद जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा वो खुद को महसूस नहीं करेंगे। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। ओथ, शपथ, लॉयलिटी, निष्ठा। अब जो कि उन्हें पद मिला था प्रेसिडेंट का, वो किसके अधीन था? भारत के। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उन्होंने क्या ली थी? ओथ ली थी या शपथ ली थी। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच its pre-citizens have for the first time in history given to themselves।
यह एक अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार स्वयं को समर्पित किया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1962 में वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, तो उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत यानी कि कंपेयर करना। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल हु through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। यह एक प्राचीन जनता का युवा राज्य है। एंशिएंट पीपल यानी कि भारत के बारे में वो बात कर रहे हैं, बहुत पुराने समय से है। यंग स्टेट, भारत को आज़ादी मिले हुए 1947 में आज़ादी मिली थी, 1962 में वो इलेक्ट हुए थे, तो रफली अगर आप देखोगे तो 15 साल का अंतर था। इस वजह से युवा राज्य या यंग स्टेट बोल रहे हैं वो। थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, जिसने लंबी सहस्र शताब्दियों से, मिलेनिया यानी कि बहुत पुराने समय से, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, विविध जातीय तत्वों, डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, विविध जातीय तत्वों, यानी डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग, विविध। जैसे कि हम अगर इंडिया को ऑब्जर्व करें या भारत को ऑब्जर्व करें तो अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग कल्चर होते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर के रह रहे होते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ बताया है, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस, अपने विशिष्ट तरीके से कालातीत। अब टाइमलेस मतलब ये नहीं कह सकते आप कि पुराने समय में कुछ और था या नए समय में कुछ और था, एक साथ उन्होंने जोड़ दिया। निरपेक्ष मूल्यों, एब्सोल्यूट वैल्यूज, निरपेक्ष मूल्यों यानी कि मूल्य जो थे या सिद्धांत थे सबके लिए सेम थे, को साकार करने का प्रयास किया है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं स्वयं को उन मूल्यों की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडुकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। क्योंकि परिस्थितियों के बदलने के साथ किसी मूल्य की कुछ ठोस प्राप्ति अपर्याप्त हो सकती है, फिर भी वह मूल्य शाश्वत रूप से मान्य रहता है और नए बोध की ओर प्रेरित करता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अतीत मृत और स्थिर नहीं है, सॉरी, डेड मृत, स्टैटिक स्थिर। स्थिर का मतलब होता है कि रुक जाना। यह जीवांत और गतिशील है। डायनामिक, गतिशील यानी कि चलते रहना, और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। यानी कि भविष्य भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? अभी पे डिपेंड करता है और पास्ट पे भी डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति, और नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना, यानी कि संपूर्ण देश का विकास होना। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू द मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, and I may be forgiven the preassumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। मेरे विचार से इस निरंतर नवीनीकरण को बढ़ावा देना शिक्षा का कार्य है। यानी कि जितना भी डेवलपमेंट चाहते हैं या जितना भी आप चाहते हैं फ्यूचर सिक्योर हो, वो किस हाथों में है? शिक्षा के हाथ में है। और मुझे यह अनुमान लगाने के लिए क्षमा किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरा चयन, यदि पूर्णता नहीं तो अधिकांश, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे दीर्घकालिक जुड़ाव के कारण हुआ। तो वो इस कारण को जस्टिफाई कर रहे हैं या इस कारण को बता रहे हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो क्यों बने, क्योंकि वो क्या थे? फिलोसफर थे पहले, और एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर पूर्णता नहीं, जो मैंने काम एजुकेशन के लिए किया है, शिक्षा के लिए किया, अगर पूरी तरह उसकी वजह से नहीं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा हद तक मेरा जो चयन इस पद पे हुआ है वो उसी काम के लिए, यानी कि एजुकेशन की वजह से हुआ है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education in
is inescapably involved in the quality of the nation. मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्रमुख साधन। और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से निहित है। तो शिक्षा जो है, क्वालिटी जो है आपकी एजुकेशन की, शिक्षा की गुणवत्ता किस चीज की गुणवत्ता पे निर्भर करती है? क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की गुणवत्ता पे। जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना अच्छा राष्ट्र होगा। I, therefore, pledge myself to the loyalty of our past culture from wherever it may have come and from whomsoever it may have been contributed. इसलिए मैं अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी कि जो कसम खाते हैं या ओथ लेते हैं वो वर्ड्स हैं यहाँ पे, चाहे वह कहीं से भी आई हो या किसी के द्वारा भी दी गई हो। I pledge myself to the service of the totality to my country's culture. मैं अपने देश की संस्कृति की समग्र सेवा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता हूं। टोटलिटी, प्रतिबद्ध। I pledge my loyalty to my country, irrespective of religion or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed. मैं अपने देश के प्रति, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा का हो, यानी कि धर्म और भाषा कभी भी एजुकेशन के बीच में नहीं आएगी, रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म या भाषा, अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं जाति, रंग या पंथ का भेद किए बिना इसकी मजबूती और प्रगति तथा इसके लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा जो है वो किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि उसका रंग अलग है या जाति अलग है या धर्म अलग है, इस वजह से ना मिल पाए। यानी कि सबका बराबर से अधिकार होगा किस पे? शिक्षा पे। The whole of Bharat is my home and its people are my family. पूरा भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, यही आपके चैप्टर का टाइटल है, और इसके लोग मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हेड ऑफ द फैमिली या मुखिया चुना है? क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे वो, और प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है कुछ समय के लिए होता है, इस वजह से उन्होंने यहाँ लिखा है सर्टेन टाइम, यानी कि मुझे एक निश्चित समय के लिए। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. मेरा यह हार्दिक प्रयास होगा कि मैं इस घर को सुदृढ़ और सुंदर बनाऊं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, सुदृढ़ यानी कि बहुत मजबूत, और ब्यूटीफुल का अर्थ तो आपको बेसिकली पता होगा, सुंदर। एक ऐसा योग्य घर जो न्यायपूर्ण, समृद्ध और सुंदर जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे महान लोगों के लिए हो। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। यह परिवार बड़ा है और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। इनकन्वेंटली, असुविधाजनक, यानी कि जो भारत की पॉपुलेशन थी जैसे आज बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, वैसे ही उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पर संबोधित किया और ये बात बताई कि जो देश है हमारा वो बढ़ रहा है। किस मामले में बढ़ रहा है? जनसंख्या भी बढ़ रही थी और क्षेत्रफल भी जो था उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं कि कम पड़ रहा है। वी शैल ईच ऑफ अस excuse me, have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. हम में से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इसके नए जीवन के निर्माण में पूरी लगन से भाग लेना होगा। और यहाँ इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? यहाँ इन्होंने हर व्यक्ति को उसका कर्म बताने की कोशिश की कि जिसके हाथ में जो है वो बेहतर से बेहतर करेगा, जिससे कि देश जो है वो आगे जा सके। For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. हमारे सामने जो कार्य है वो इतने विशाल हैं कि कोई भी चुपचाप बैठकर केवल देखता नहीं रह सकता या निराशा को अपने देश में व्याप्त होने नहीं दे सकता। sheer size, विशाल, demanding,
डिमांडिंग कह सकते हैं, इतने विशाल हैं या इतने बड़े हैं, कितनी ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा, यानी कि जो हमारे सामने काम है या जो कार्य है हमारे देश को आगे गतिशील करना और आगे बढ़ते रहने में मदद करना, तो वो इतना बड़ा कार्य है कि हमें अपना कार्य करना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई निराश होके, यानी कि फ्रस्ट्रेट होके या फ्रस्ट्रेशन में बैठ करके, एंडेमिक का मतलब है पूरे देश में व्याप्त होना या पूरे देश में फैलने नहीं दे सकते। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस work and more work, silent and sincere work, solid and sturdy reconstruction of the whole material and cultural life of our people। परिस्थितियां हमसे काम और भी काम की मांग करती हैं, यानी कि वर्क, काम, जितना ज़्यादा काम हो उतना ज़्यादा काम। अब यहाँ पे काम की बात अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि कौन क्या काम करेगा। मतलब कि जिसके हाथ में जो भी काम है, अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करे, या कोई किसी ऑफिस में है तो वो वहाँ पर अपना जॉब अच्छे से करे, और जिसके पास जो भी काम है वो अपने काम को उतनी अच्छी तरीके से करे। वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, मौन और ईमानदार काम, साइलेंट एंड सिंसियर। मौन मतलब अगर आप शांत रहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से आप काम में ध्यान लगा पाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने साइलेंट बोला है। सिंसियर यानी कि ईमानदारी से अपने काम को। हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण होगा। दिस वर्क as I see it has two aspects: work on oneself and work for the society around. They are mutually fruitful aspects of work. मेरे विचार से इस काम के दो पहलू हैं, स्वयं के लिए काम और आसपास के समाज के लिए काम। ये जो लाइन है, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, स्वयं के लिए काम और आसपास के समाज के लिए काम, यानी कि पहले अपने लिए भी करना है और समाज जो है उसके लिए भी हमें करना है। इससे क्या होगा, ये दोनों काम में परस्पर फलदायी पहलू हैं। यानी कि अगर आप अपने लिए और सोसाइटी दोनों के लिए करते हैं तो फिर पूरी तरह से देश जो है आपका आगे बढ़ेगा, और जो चीज़ें सोची जा रही थी उस टाइम पे या अभी भी सोची जा रही हैं वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स more moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। स्वयं पर कार्य करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और आत्म लगाए गए अनुशासन के तहत नैतिक विकास की ओर बढ़ने की इच्छा का अनुसरण करना, केवल यही उस विचार को संभव बना सकता है। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री एंड मॉरल पर्सनैलिटी। इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। फ्री मॉरल पर्सनैलिटी, स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व, यानी कि आपको पता होगा नैतिक या मॉरल का मतलब क्या होता है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर चाहे आपका फ़ायदा हो रहा हो या आपका नुकसान हो रहा हो, लेकिन मॉरलिटी जो होती है वो सही को सही और गलत को गलत ही बोलती है। वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम अंतिम उत्पाद की उपेक्षा केवल अपने जोखिम पर ही कर सकते हैं। पेरिल, जोखिम पर। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it's privileged to serve to a better, a just and a more graceful way of life। यह अंतिम उत्पाद उस समाज के करीब पहुंचने के लिए प्रयास और अभ्यास किए बिना स्वयं को बनाए नहीं रख सकता, जिसकी सेवा करने का उसे सौभाग्य प्राप्त है, एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली की ओर। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। सामूहिक सामाजिक अस्तित्व की संगत प्रगति के बिना व्यक्ति पूर्ण पूर्णतया में विकसित नहीं हो सकता। अगर एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहा है तो जो उसके सोसाइटी है या सोशल एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह ग्रो नहीं करेगा। यानी कि हर इंसान का अकेले में ग्रो करना या बढ़ना बहुत आवश्यक है। सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगी या समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति अपने पे काम करेगा और आगे बढ़ने की सोच रखेगा। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। आइए हम कार्य के इन दो पहलुओं, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल और सामाजिक यानी कि सोशल, में पूरे मन से संलग्न होने का
संकल्प लें, engaged, संलग्न. This dual effort will give to the life of our state as a special flavor. यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद प्रदान करेगा. For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. क्योंकि हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन है. Moral organization, नैतिक संगठन. It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. और उन्होंने महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी या जो उनकी सोच थी मोरालिटी को लेकर के वो यहाँ पे दर्शाई है. यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है और हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से हमें विरासत में मिली है कि सत्ता का उपयोग, यानी कि जो पावर है, सत्ता या जो पद है किसी भी मंत्री को या नेता को मिला है, का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए. द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर. शक्तिशाली लोगों की शांति के लिए हम स्वयं को समर्पित करेंगे. I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाएंगे. सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, संतोषजनक ढंग या ऐसा जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ आपने कार्य अपना ठीक से किया. It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. इस अद्भुत कार्य में अपना योगदान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. प्रिविलेज, सौभाग्य. enchanting enterprise, अद्भुत कार्य या अद्भुत राष्ट्र. तो ये चैप्टर आपका ही फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.